नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जो है जिस तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, कल से हम स्टार्ट किए थे कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट जो यूथ कंपटीशन का है, यानी यूथ पब्लिकेशन का कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट है जो यूपी ट्रिपल एससी के मेंस एग्जाम के लिए है। वो एग्जाम कोई भी हो, मेंस चाहे वो बीपीओ हो या स्टेनोग्राफर हो, जूनियर असिस्टेंट हो, ऑडिटर हो, असिस्टेंट अकाउंटेंट हो, ये अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ कंप्यूटर आती है तो उसके लिए ये कंप्यूटर इम्पोर्टेंट भी है। कल से हमने ये जो है स्टार्ट किया था। कल हमारी पहली वीडियो आई थी, ठीक। आज ये हमारी दूसरी वीडियो है। तो आप लोग जो लोग नहीं देखे थे कल वीडियो, वो लोग ज़रूर देखिएगा। और देखिए, कोई दिक्कत हो आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, बुक लाता हूँ, सारा कुछ करता हूँ, और अगर जो है रिस्पॉन्स नहीं आता है या फिर मतलब वीडियो नहीं देखी जाती है ज़्यादा, तो थोड़ा तो दुख होता है। ये आप भी समझते, हम भी समझते। पेपर लगा है लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोगों का पेपर कम से कम अगस्त में होगा, ठीक। तो अगस्त के आसपास तो हो ही जाएगा लगभग। तो जितनी मेहनत कर लेंगे उतना बेटर होगा। तो देखते हैं, आज ये हमारी दूसरी वीडियो है, ठीक। सूचना एवं मतलब कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। आप लोग देखिए मेहनत करिए, बस बाकी सारी चीज़ें हम करा देंगे, उसकी टेंशन ना लीजिएगा। देखिए, कल हम लोग देखे थे 70 क्वेश्चन देखे थे। पहला हमारा टॉपिक है, इसमें 5 उप टॉपिक हैं, यानी एक टॉपिक में 5 मतलब जो है सब टॉपिक हैं या मतलब उप चैप्टर हैं, ये कह लीजिए, जो भी कहना हो। लेकिन यहाँ तक मतलब जो है हम देख रहे थे, तो हम पहला हमारा काम होगा कि हम यही देखेंगे ऊपर का चैप्टर, ठीक। तो देखते हैं। देखिए, इसमें जो है 70 नंबर तक हम देख चुके थे, लेकिन फिर से स्टार्ट करते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं। एक भाई कह रहा था जूम कर दीजिएगा। देखिए, इतना जूम कर दें ज़्यादा बेटर रहेगा ना, दिखाई दे रहा होगा आई होप आपको। देखिए, यहाँ है कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है। इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर लगाया जाता है। तो देखिए, ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। इनके अंदर क्या लगाया जाता है? ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। कंप्यूटर के लिए संसार शून्य और एक से ही निर्मित है। इन शून्य या एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। कंप्यूटर की सारी गणना 0 और 1 के माध्यम से की जाती है, जिसे बाइनरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी। 0 1 में बाइनरी ही तो है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के लिए कार्य कहाँ होते हैं? तो ये सारे जो कार्य होंगे सीपीयू में होंगे, और सीपीयू की कहाँ होंगी? तो चिप में होंगे। सीपीयू चिप। यहाँ लिखा है कि सीपीयू स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के आधार पर काम करता है। मतलब सीपीयू किसके आधार पर कार्य करता है? स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के आधार पर कार्य करता है। प्रोसेसिंग से पहले डाटा व निर्देश को सीपीयू में बने रजिस्टर में अस्थायी तौर पर स्टोर किया जाता है। सीपीयू रजिस्टर में स्थित निर्देशों के अनुसार ही डाटा प्रोसेसिंग के लिए अंकगणितीय तथा तार्किक कार्यवाही करता है। समझ में ना? तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें, क्योंकि क्वेश्चन ये सारे पूछे जाएंगे और पूछे भी गए हैं आज तक। अगला है सीपीयू का प्रमुख कार्य है। तो मैंने ये सब सारी चीज़ें बताई थी कि सीपीयू के मुख्य भाग, विशेषताएं, उनके कार्य, यहाँ से क्वेश्चन 100% मिलेगा। तो आपको याद रखना। देखिए, हमें पता है कि सीपीयू क्या करता है, किसी भी चीज़ को प्रोसेस करता है। क्या करता है? जैसे हम इनपुट देते हैं, कोई डाटा देते हैं, तो उस डाटा को क्या करेगा? प्रोसेस करता है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है ऑप्शन नंबर सी, डाटा और जानकारी प्रोसेस करना जो है सीपीयू का कार्य है। यहाँ इसका हम व्याख्या पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य कार्य निर्देशों अथवा प्रोग्रामों के एग्जीक्यूट प्रोसेसिंग करना है। इसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट अन्य सभी भागों जैसे मेमोरी यूनिट इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसेस के कार्य को भी कंट्रोल करती है। प्रोसेसिंग यूनिट के कंट्रोल के अंतर्गत इनपुट डिवाइस से डाटा एवं प्रोग्राम ग्रहण एवं मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं। प्रोग्राम अनुदेशों के अनुसार प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट के रूप में बदल जाता है। देखिए, यहाँ कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने बताया था कि कोई चीज़ प्रोसेस होती है। जैसे यहाँ इनपुट है, इनपुट के बाद हम जब आउट मतलब इनपुट के बाद ये सीपीयू है हमारा, ठीक। इसमें मतलब जितनी भी मेमोरी हमारी हैं वो रहती हैं, एलयू भी इसी में रहता है। तो ये क्या करता है? ये प्रोसेस वाला सिस्टम है। यहाँ प्रोसेस होती है चीज़, इनपुट देते हैं, प्रोसेस होती है, प्रोसेस के बाद यहाँ फिर क्या होता है? आउटपुट आता है। समझा कि नहीं? जैसे यहाँ लिखा मेमोरी यूनिट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अन्य कार्य को कंट्रोल करता है। तो सही बात है, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो देखिए, जो मेजर फैक्टर हैं जो हमें याद रखनी है चीज़ें, वो ज़रूर याद रखना, ठीक। बाकी पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए, व्याख्या क्या है? व्याख्या बहुत लेंदी रहती है, तो व्याख्या जो है, लेकिन पढ़ लीजिएगा, पढ़ा देता हूँ इसलिए ताकि एक बार आपको समझ में आ जाए। बाकी क्वेश्चन पे ज़्यादा विशेष ध्यान दीजिए, ठीक। यहाँ लिखा प्रमुख मेमोरी के समन्वय में कार्य करता है। तो देखिए, मेमोरी की बात आएगी तब भी हमें सीपीयू पे ही जाना होगा, ठीक।
क्योंकि हम देखे हैं कि देखिए यहाँ पढ़ते हैं कि सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। भाई अगर कोई सीपीयू नहीं होगा तो हमारी कोई भी चीज़ हम सर्च करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, मतलब सीपीयू के बिना कुछ भी नहीं होगा। इसे कहते हैं मस्तिष्क, कहते नहीं हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क ही तो है। अगला है कंप्यूटर सिस्टम में सभी गणनाएं, संशोधन एवं तुलनात्मक कार्य सीपीयू द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम अन्य यूनिट्स द्वारा किए जाने वाले कार्यों का नियंत्रण एवं उनके क्रियान्वयन के लिए सीपीयू ही जिम्मेदार होता है। अगला लिखा है सीपीयू के भाग। तो ये चीज़ कल हम देखे थे कि सीपीयू के मुख्य भाग हैं, एलयू है, कंट्रोल यूनिट है, देखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, ये 3 हैं सीपीयू के मुख्य भाग। नोट कर लीजिएगा। सीपीयू मेमोरी के समन्वय से कार्य करता है। सीपीयू में सभी प्रकार के प्रोसेसिंग कार्य होते हैं। ठीक दोस्त, तो ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी संग्रहण इकाई सीपीयू का अभिन्न अंग है। तो कौन सा है, तो रजिस्टर है। कौन सा है, रजिस्टर जो है इसमें जो है संग्रहण इकाई है। संग्रहण यानी जो इकट्ठा करेगा वो रजिस्टर है। रजिस्टर एक प्रकार की मेमोरी होती है, ठीक, जो बहुत फास्ट कार्य करती है। यहाँ लिखा है कि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक प्रोसेसर रजिस्टर डेटा रखने वाला स्थानों में से एक है, जो कंप्यूटर प्रोसेस का हिस्सा होता है। एक रजिस्टर में एक निर्देश, एक स्टोरेज एड्रेस या किसी भी प्रकार का डेटा हो सकता है। अतः संग्रहण इकाई व सीपीयू का अभिन्न अंग है। ठीक दोस्तों, समझ में आ रहा ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे भी कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, माइक्रोचिप कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोचिप कहते हैं। शायद ये क्वेश्चन कल आप देखे हुए थे, ये भी इस तरह का क्वेश्चन आया था। यहाँ लिखा माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप भी कहा जाता है जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। सभी प्रोग्रामों निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। यह सिलिकॉन चिप से बना होता है जिस पर एक फोटोकेमिकल प्रक्रिया द्वारा छोटे छोटे सर्किट या माइक्रोचिप बनाए गए होते हैं। ये चिप अलग अलग प्रकार एवं आकार में उपलब्ध है। दोस्तों देखिए, एक चीज़ आप जानते होंगे कि जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो गैसें पाई जाती हैं वो मतलब धातु है या मतलब गैस है, मतलब पृथ्वी के भूपर्पटी पर, तो वो कौन कौन सी गैसें हैं जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो देखिए OCl ये सारी चीज़ें हम जो है बताए थे कि कौन कौन सी धातु है या कौन कौन सी गैस है। ये सारी ट्रिक हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक। तो वहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं सिलिकॉन किस नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है। तो देखिए आप ध्यान से पढ़िएगा, जीएस को कुछ भी हो, क्योंकि हल्के में कुछ भी ना लीजिएगा। जितनी जीएस पढ़ाए हो छोटी छोटी वीडियो हैं 10-10 12-12 मिनट की, आप पीवाईक्यू सारे सॉल्व कर लीजिए। इतनी वहाँ ट्रिक मिलेंगी, इतनी को जब भी टाइम मिले, खाना खाते समय, बनाते समय, जब भी मिले लगा के दे ले, कान में सुनते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, यकीन मानिए। 10 मिनट में 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन ऐसे कराया हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या उच्च गति हाई स्पीड सूक्ष्म कार्य संपादक माइक्रो प्रोसेसर का एक उदाहरण है। तो पेंटियम है। कौन सा है, पेंटियम। पेंटियम को इंटेल ने 1993 में बनाया था। पेंटियम का नाम ग्रीक शब्द पेंटा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है 5। देखिए पेंटा आप लोग सुने होंगे ना, एक्ट जैसे वो होता है ना, मतलब एथ मेथ, ये सारी चीज़ें मेथेन वाली ना, तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। पेंटा जो है, पेंटा हेक्सा, ये सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है। तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है माइक्रोचिप। अभी हम लोग ऊपर देखे भी थे ये चीज़, ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित उत्पादकों में से कौन सा उत्पाद पेंटिनियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर है। सॉरी दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। यहाँ लिखा है पेंटियम इंटेल कंपनी द्वारा विकसित एक खास जगह का माइक्रो प्रोसेसर है जो कंप्यूटर के सीपीयू में टावर के भीतर रहता है। माइक्रो प्रोसेसर को प्रोसेसर, सीपीयू या चिप के नाम से भी जाना जाता है। यह कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहलाता है। एथेनॉल और सिलेरॉन अन्य प्रमुख माइक्रो प्रोसेसर हैं। अगला क्वेश्चन है सिलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप हैं, तो ये कौन है, कंप्यूटर प्रोसेसर है। क्या है, कंप्यूटर प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए सिलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम कंप्यूटर प्रोसेसर के रूप हैं। सिलेरॉन एक इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा दिए गए कंप्यूटर प्रोसेसर का एक नाम है या ब्रांड है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आज दोस्तों देखिए क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि 100 क्वेश्चन के आसपास कर ले जाएं, क्योंकि कल 70 हुए थे। आज हम 100 कोशिश करेंगे पूरी अपनी कि 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर ले जाएं, ठीक। तो पढ़ते रहिए आप लोग।
देखिए अगला 80 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर है तो ये कौन सा है। देखिए पेंटियम, पेंटियम प्रो, पेंटियम सेकेंड, पेंटियम थर्ड, पेंटियम सेकेंड, तो ये सभी हैं। अगला है देखिए यहाँ लिखा है पेंटियम एक X86 कंपैटिबल माइक्रो प्रोसेसर है जो इंटेल द्वारा 1993 में बनाया गया। ये हम लोग ऊपर देख चुके हैं। यहाँ लिखा पेंटियम प्रोसेसर एटम और सेलेरॉन से ऊपर तथा डुअल कोर i3, i5, i7 से नीचे स्थान रखते हैं। इंटेल ने पेंटियम माइक्रो आर्किटेक्चर को डेवलप किया है तथा उच्च क्षमता वाले पेंटियम प्रो को 1995 में बाजार में लाया है। उसके बाद पेंटियम सेकेंड और पेंटियम थर्ड को बाजार में उतारा गया। दोस्तों सॉरी थोड़ा सा मतलब क्योंकि मॉर्निंग में जैसे उठा हूँ तुरंत आया हूँ, ब्रश किया हूँ, वीडियो बनाना शुरू कर दिया हूँ, तो थोड़ा बहुत अगर हो रहा है, मैं चाह नहीं रहा हूँ बल्कि कि मतलब कुछ हो, लेकिन फिर भी अगर हो रहा तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि आपको पता है ना किस लेवल का मतलब जो है कैसे मैं करता हूँ मैं ही जानता हूँ, पूरा भीगा रहता हूँ हमेशा इस समय। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन, इंटेल कोर i9 एक प्रकार का है तो ये क्या है, एक प्रकार का प्रोसेसर है। क्या है, प्रोसेसर है। ये चीज़ इतना याद रखिए बस, क्योंकि इतना अगर याद है हमें तो बहुत अच्छे से हमारा काम हो जाएगा। हमें अगर इतना पता है इंटेल कोर i क्या है तो i9 क्या है, प्रोसेसर है। i1 भी i3, i5, i7 ये भी प्रोसेसर ही है। ठीक, देखिए एक प्रोसेसर का मुख्य कार्य होता है निर्देशों को पढ़ना होता है, उन्हें थ्रेड्स के रूप में जाना जाता है और उनके कार्यों को निष्पादित करना। i9 CPU में इंटेल हाइपर स्थ्रेडिंग तकनीक है। कौन सी है, हाइपर स्थ्रेडिंग तकनीक है। यह प्रत्येक कोर को तेज प्रदर्शन करने के लिए एक साथ दो थ्रेड्स को संसाधित करने में सक्षम बनाता है। अगला दिया है यदि कोई कंप्यूटर सिस्टम n प्रक्रियाओं को t सेकंड में पूरा करता है तो उस अंतराल के दौरान उसका थ्रूपुट प्रतिक्रिया पर सेकंड क्या होगा, n/t होगा। देखिए बस हमें अब कुछ ज़्यादा नहीं देखना है। यहाँ एक फार्मूला है कि कुल संख्या प्रोसेस मतलब जो कुल संख्या है पूरा प्रोसेस कितना किया है वो लिख दीजिए और कितना समय लगा है प्रोसेस करने में वो लिख दीजिए। यही है थ्रूपुट। क्या है, थ्रूपुट। समझे नहीं, बस ये याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि स्नैपड्रैगन, एटम, डेगरा, हेलियो और एक्जिनॉन्स में क्या समानता है। तो इसमें है ये प्रोसेसर के प्रकार हैं। क्या है, ये प्रोसेसर हैं, प्रोसेसर के प्रकार हैं, याद रखिएगा। देखिए इन्हें स्नैपड्रैगन एक सिस्टम ओपन एक चिप SoC सेमीकंडक्टर प्रणाली है जो मोबाइल उपकरणों में प्रयोग की जाती है। स्नैपड्रैगन को क्वालकॉम टेक्नोलॉजी द्वारा डिजाइन किया गया है। ठीक, ये याद रख सकते हैं, क्वालकॉम टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन, इंटेल नाम है एक, तो इंटेल नाम क्या है, कंप्यूटर की एक कंपनी है इंटेल कंपनी। इंटेल का मोबाइल भी आता है, ये बिल्कुल सिंपल है। इंटेल कंपनी है जो सेमीकंडक्टर और माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया था, तो इंटेल कंपनी ने ही बनाया था दोस्तों। समझे नहीं, इंटेल कंपनी ने ही सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। अगला है कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुदेशों को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है। तो सीधे क्या सम्मिलित होता है देखते हैं दोस्तों। देखिए इसमें सीधे सम्मिलित होता है प्रोसेसर। क्या होता है, प्रोसेसर। एक माइक्रो प्रोसेसर सभी प्रोग्रामों निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। इसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट अन्य सभी भागों जैसे मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस के कार्यों को भी कंट्रोल करता है। यह सिलिकॉन चिप का बना होता है जिस पर एक फोटोकेमिकल प्रक्रिया द्वारा छोटे छोटे सर्किट बनाए गए होते हैं। यह चिप अलग अलग प्रकार एवं आकार में उपलब्ध है। ठीक दोस्त। अगला CPU का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है, तो यह अर्थमेटिक लॉजिक है। आकलन की बात करेगा तो अर्थमेटिक लॉजिक ही करता है। और CPU के 3 भाग हैं। देखिए अब आपको प्रोसेसर, CPU ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल मतलब सेम है, एक ही है। ये सारी चीज़ें तो आपके माइंड में एकदम बैठ गया होगा ना। अगर क्वेश्चन आएगा तो सही करने की स्थिति में हैं आप लोग, अब मैं मान सकता हूँ। देखिए यहाँ CPU के भाग हैं तो ALU, CU और रजिस्टर। दोस्तों ये कभी भूलिएगा नहीं, क्योंकि एग्जाम में मेरा मन कहता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा भाग नहीं है, ये पूछेगा या पूछ लेगा कौन सा भाग है। बस 2 ही ऑप्शन है, या तो नहीं है तो है। नहीं वाला ज़्यादा चांस है वाला थोड़ा कम चांस है, लेकिन याद रख दीजिएगा। यहाँ लिखा सभी प्रकार की तुलनीय एवं गणनाएं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ही करता है, जबकि CPU कंट्रोल यूनिट CPU का मैनेजर होता है जो डाटा को सभी प्रकार से नियंत्रित रखता है। अगला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है क्या कहलाता है, प्रोसेसर कहलाता है। मैंने कहा था प्रोसेस जहाँ मिले प्रोसेस डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलता है
मतलब कच्चा डाटा को क्या करेगा, पक्का डाटा बना रहा है। इन्फॉर्मेशन में कौन बदलेगा, सीपीयू बदलेगा या प्रोसेसर बदलेगा, तो याद रखिएगा। ठीक, प्रोसेसर सीपीयू एक ही हैं, याद रखिएगा। प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम की यूनिट है जो निर्देशों को इंटरप्रेट करके एग्जीक्यूट करता है। यह एक इंटीग्रेटेड चिप से बने हैं। एलयू सीयू एमयू कम्बिनेशन होता है। माइक्रो प्रोसेसर बाइनरी 0 और 1 पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है, तो 8 बिट को करता है, कितने, 8। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के भीतर सीपीयू और अन्य उपकरणों के कंट्रोल सूचना का वहन करता है, तो ये कंट्रोल बस है। कौन है, कंट्रोल बस एक भाग है जो कंप्यूटर के भीतर सीपीयू या अन्य उपकरणों को कंट्रोल सूचना का वहन करता है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस है, नहीं है। देखिए यहाँ आ गया ना, नहीं वाला, पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, तो कौन सा नहीं, तो मदरबोर्ड नहीं। देखिए प्रिंटर है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, मदरबोर्ड नहीं है। सीपीयू से बाह्य रूप में जुड़ने वाले डिवाइसों को पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। यानी सीपीयू से बाहर, सीपीयू के बाहर जो जुड़े हैं सीपीयू से, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं पेरिफेरल डिवाइस। कौन कौन से हैं, तो प्रिंटर है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है। जबकि मदरबोर्ड, हार्डबोर्ड सीपीयू के मुख्य महत्वपूर्ण भाग हैं। मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क और सीपीयू के मुख्य प्रमुख महत्वपूर्ण भाग हैं। ठीक दोस्त, आगे बढ़ते। अगला, पेरिफेरल आईओ में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं, तो 256 होते हैं। कितने, 256 होते हैं, बस इतना याद रखिए। अब यहाँ पढ़ दे रहे हैं कि पेरिफेरल डिवाइस एक कंप्यूटर डिवाइस है जो कंप्यूटर की सहायक डिवाइस होती है। एक से अधिक हार्डवेयर इनपुट या आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर की अतिरिक्त क्षमता प्रदान करता है। पेरिफेरल डिवाइस के उदाहरण हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक आदि, ये सारी चीज़ें हैं। अगला है कि बाह्य कार्य संपादन स्थिति में तथा के समाधान हेतु संकेत स्तंभन सेमाफोर का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें कौन सा किया जाता है। देखिए, महत्वपूर्ण अनुभाग समस्या और उसके बाद प्रक्रिया तुलकान प्रोसेसिंग। देखिए इस तरह के कभी भी क्वेश्चन आए तो आप तुक्का भी मारने की कोशिश ना करिए, डायरेक्ट स्किप करके निकल जाइएगा। ठीक, क्योंकि ये पल्ले नहीं पड़ रहा है आपको। अगर देखिए भाई, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई बच्चा नहीं करेगा, लेकिन 100 में अगर 1-2 बच्चे कर भी लिए क्वेश्चन, तो इस मेरिट से इसे दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है। मेरिट पे ये क्वेश्चन इफेक्ट नहीं डालेगा बहरहाल। बस कभी भी इजी क्वेश्चन आप लोग कभी मतलब गलत मत करिएगा। जो सारे बच्चे करेंगे वो तो हमें करने ही करने हैं, समझिए कि नहीं। यानी इजी तो करने हैं, उसके अलावा मॉडरेट करने और 1-2 हार्ड कर लीजिएगा, बस आपका काम हो जाएगा, समझे ना। ये हमें लॉजिक अपनाना है कि हमें सरल नहीं कभी गलत करना है। बाकी मतलब जो है चाहे लॉन्ग मतलब हमसे हार्ड वाले गलत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ लिखा, कंप्यूटर व्यवस्था स्थापन उन इकाइयों उनके अंतर संबंधों को संदर्भित करता है जो वास्तुशिल्पीय विनिर्देशों को कार्यान्वित करता है। तो ये कौन है, परिचालन है। कौन है, परिचालन। कंप्यूटर व्यवस्थापन उन परिचालन इकाइयों और उनके संबंधों को संदर्भित करता है जो वास्तुशिल्पीय विनिर्देशों को कार्यान्वित करता है, तो ये परिचालन ही है। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, क्या कहलाता है, पेरिफेरल डिवाइस कहलाता है। याद, कोर का मतलब क्या होता है, कोर का मतलब होता है अंदर की बात करेगा ना, कोर भाग। देखिए एक होता बाह्य, बाहर होता है, एक कोर होता है। तो जो कोर होता है ना, वो कोर क्या, यहाँ पूछा कि कोर भाग नहीं है, यानी डिवाइस का कोर भाग नहीं। तो हम लोग एक चीज़ देखे थे, पेरिफेरल डिवाइस जो है ये बाहर जुड़े होते हैं कंप्यूटर से, जैसे प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है, ये सब बाहर होते हैं। अगला है, एलयू महत्वपूर्ण भाग है, तो किसका है, सीपीयू का है। ये फिगर देखिए आज भी आया है, कल भी आया था, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा इनपुट डिवाइस, मैंने ये चीज़ बताई, ये हमारा पूरा क्या है, सीपीयू है। क्या है, सीपीयू है। यहाँ क्या है, सीपीयू है ऊपर। इसमें क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक है, कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी है। मेमोरी में ही रजिस्टर मेमोरी आ जाती है। ठीक, उसके बाद क्या होगा, ये प्रोसेस करेगा कोई चीज़, उसके बाद यहाँ आउटपुट आएगा। ठीक, जैसे मैंने कहा विश्व का सबसे अच्छा शहर कौन सा है या विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन है, ये हमने कच्चा डाटा यहाँ पे डाला। ठीक, ये प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस करने के बाद खटाक से क्या करेगा, हमारे सामने आ जाएगा विश्व का सबसे बड़ा शहर ये है, वो है, ये सारी चीज़ें हमारे सामने खुल के आ जाएंगी। ठीक दोस्त, आगे बढ़ते हैं। आपको लगा होगा कि मैं बताऊँगा विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। ठीक, ये मैं बता नहीं रहा हूँ, आप लोग खुद ही सर्च करिएगा। अगला, एलयू का पूर्ण रूप क्या है। एलयू का पूर्ण रूप क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, बिल्कुल सिंपल है, सब पता है, जिसका एक संयुक्त डिजिटल सर्किट है जो इंटीजर बाइनरी संख्याओं का अर्थमेटिक और बिटवाइज ऑपरेशन करता है। यह फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट
के विपरीत है, जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबरों का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को दिए गए आदेश कमांड के क्रियान्वयन की क्षमता निम्नलिखित में से किसमें है? तो अंकगणितीय में है। किसमें है? अंकगणितीय तर्क इकाई होती है। कंप्यूटर को दिए गए आदेश या कमांड के क्रियान्वयन की क्षमता अंकगणितीय तर्क इकाई में होती है। यहाँ सभी प्रकार की गणना की जाती है। सीपीयू के मुख्य भाग हैं, एलयू के अंतर्गत कंट्रोल यूनिट और मेमोरी होते हैं, और कंप्यूटर द्वारा हो रहे सारे कार्य निरूपित करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से डेटा प्रोसेसिंग के दौरान वास्तविक निर्देश कहाँ क्रियान्वित होते हैं? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में होते हैं। देखिए दोस्तों, ये सीपीयू के ही भाग हैं, हम लोग कई बार देख चुके हैं। गणितीय एवं तार्किक गणनाएं करता है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन, अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट क्या है? तो देखिए ये क्या क्या करता है। देखिए इसमें अंकगणितीय गणनाएं करता है, ठीक, ये तुलना भी करता है। डाटा संग्रह इसका कार्य नहीं है, ठीक, डाटा संग्रह मेमोरी करेगी ना, डाटा को संग्रहित कौन करेगा? मेमोरी करेगा, सीधी सी बात। तो हम छोड़ देंगे, जैसे हम दूसरा काटेंगे तो हमारा ये कट जाएगा, और उसके बाद हमें तो पहला पता ही है, और ऐसा तो होगा ना केवल एक ऑप्शन हो जाएगा, तो ये हटा दो तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक। निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करना, ये सब नहीं है। यहाँ लिखा है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू का भाग है। किसका भाग है? सीपीयू का भाग है, जो प्रोसेसर का नाम वास्तविक नाम काम किया जाता है। यह कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय, मैथमेटिकल तथा तार्किक गणनाएं लॉजिक कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, सीपीयू के एलयू में होते हैं। तो सीपीयू के एलयू में क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं। क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं। सीपीयू के एलयू में रजिस्टर होते हैं। क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं। एक सेकेंड दोस्तों, ये कुछ आ गया है ना। देखिए सीपीयू के एलयू में रजिस्टर होते हैं। एलयू कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की गणनाएं, गणितीय एवं तार्किक गणनाएं करता है। एलयू को पुनः दो भागों में एयू यानी अर्थमेटिक यूनिट और एलयू लॉजिक यूनिट में बांटा गया है। एयू डाटा का मूलभूत अंकगणितीय क्रिया जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि संपन्न कराता है। दूसरी तरफ एलयू क्या कराता है? तार्किक कार्य जैसे बड़ा, छोटा, ये सारे, जैसे ये वाली, ये जो क्या है, ये लॉजिक यूनिट है, ठीक। ये सारा कार्य, बराबर का निशान, ये सारा चीज़ संपन्न कराता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पीजीए या ग्राफिक कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रोफेशनल ग्राफिक एरे। क्या है? प्रोफेशनल ग्राफिक एडाप्टर या एरे। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखिए। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन द्वारा पर्सनल कंप्यूटर के लिए निर्मित एक ग्राफिक कार्ड है। इसमें 3 परस्पर कनेक्टेड पीसीबी होते हैं और इसमें अपनी प्रोसेसर और मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफिक कार्ड को जोड़ने के लिए स्लॉट प्रदान करता है? तो एजीपी स्लॉट जो है ये प्रदान करता है। एक्सेलरेट ग्राफिक पोर्ट। देखिए एक्सेलरेट मतलब होता है किसी चीज़ को गति प्रदान करना, ठीक। एक्सेलरेशन, आप सुने हैं कि नहीं? एक्सेलरेशन, एक्सीलीटर वही बना है, एक्सीलीटर उसी से बना है। एक्सेलरेशन मतलब होता त्वरण। क्या होता? त्वरण, यानी गति कि जो स्पीड हम बढ़ाते हैं वही हमारा होता है त्वरण, उसी से बना एक्सीलीटर। मोबाइल में क्या है? मोबाइल में कह रहा हूँ, मतलब हमारे ये मोटरसाइकिल में क्या है? एक्सीलीटर। स्कूटी में क्या है? एक्सीलीटर है। हम किसी चीज़ जैसे एक्सीलीटर बढ़ाएंगे नहीं, हमारा त्वरण बढ़ जाएगा और स्पीड हमारी बढ़ जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं? तो उसी से बना है। तो यहाँ देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा क्या है कि एक त्वरित ग्राफिक पोर्ट एक पॉइंट टू पॉइंट पर चैनल है। इसका उपयोग उच्च गति वाले वीडियो आउटपुट के लिए किया जाता है। इस पोर्ट का उपयोग ग्राफिक कार्ड को कंप्यूटर के मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए किया जाता है। यह उस गति को बढ़ाता है जिस पर सिस्टम के साधनों का अधिक कुशलता से उपयोग करते हुए मशीनें ग्राफिक्स प्रस्तुत कर सकती हैं। यहाँ लिखा एलयू और कंट्रोल यूनिट को एक साथ आमतौर पर के रूप में जाना जाता है तो प्रोसेसर कहते हैं। ये चीज़ हम देख चुके हैं कि प्रोसेसर एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो अंकगणितीय लॉजिक यूनिट एवं और बेसिक इंस्ट्रक्शन को ऑपरेट करता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है। तो ये कंट्रोल यूनिट है। क्या है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के हर घटक को नियंत्रित करता है।
यह इनपुट तथा आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करता है। साथ ही एलयू एवं मेमोरी के बीच डाटा के आदान प्रदान को निर्देशित करता है। यह इस बात को तय करता है कि कोई प्रोग्राम किस प्रकार से रन होगा। कंट्रोल यूनिट सीपीयू से डायरेक्ट जुड़ा होता है। कंप्यूटर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट और आउटपुट डिवाइस भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगला है माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट में अनुवर्ती निर्देश शब्दों को में लाया जाता है। यह इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है। यहाँ लिखा है कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर करंट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है, उसका निष्पादन हो रहा होता है। प्रोसेसर द्वारा दिए गए टाइम में केवल एक ही इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल यूनिट में जाने से पहले स्टोर करके रखता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के किसी एक प्रकार से दूसरे घटक व विभिन्न कमांड एवं कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है, तो कौन होता है? देखते हैं दोस्तों, एक सेकेंड। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ हमारा हो जाएगा कंट्रोल बस हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, कंट्रोल बस हो जाएगा। कंट्रोल बस कंप्यूटर के एक घटक से दूसरे घटक को विभिन्न कमांड व कंट्रोल सिग्नल को प्रसारित करता है। अगला है जो प्रोसेसर और अन्य उपकरणों के बीच कंट्रोल सिग्नल को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह होता है कंट्रोल बस। क्या होता है? कंट्रोल बस कंप्यूटर के सभी घटकों जैसे सीपीयू, मेमोरी, इनपुट, आउटपुट इत्यादि को जोड़ने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, सीपीयू का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन, क्रिया, निर्वाचन और मॉनिटर करता है? तो कंट्रोल यूनिट होता है। कौन होता है? कंट्रोल यूनिट होता है। याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के मुख्य भाग हैं इनपुट है, आउटपुट तथा अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करना इसका कार्य है। ठीक, उसके बाद निर्देशों को पढ़ना और उन्हें कार्यान्वित करने के आदेश देना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सिस्टम कहा जाता है? ठीक, नर्व सिस्टम कौन है? तो कंट्रोल यूनिट ही है कंप्यूटर का नर्व सिस्टम, जो कंट्रोल करता है किसी चीज़ को। कंट्रोल यूनिट सीपीयू का मुख्य भाग है जो कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, इसीलिए इसे नर्व सिस्टम कहा जाता है। याद रखिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी को जोड़ने वाले तारों का सेट जिसके माध्यम से डेटा प्रवाहित होता है, क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है डेटा बस। क्या कहलाता है? डेटा बस। डेटा बस एक या एक से अधिक पैरेलल सिग्नल लाइन द्वारा बनी होती है जिसमें डाटा दोनों तरफ से भेजा जाता है। डेटा बस माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी के मध्य डेटा को फ्लो करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है कि डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए मेमोरी लोकेशन निर्दिष्ट करने के लिए किस बस का उपयोग किया जाता है? तो एड्रेस बस का। किसका? एड्रेस बस। एड्रेस बस जिसका उपयोग डिजिटल एड्रेस निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है जब एक प्रोसेसर या डीएमए सक्षम डिवाइस को मेमोरी लोकेशन को पढ़ने या लिखने की आवश्यकता होती है, तो उस मेमोरी लोकेशन को एड्रेस बस में निर्दिष्ट करता है। पढ़ने या लिखने के लिए वैल्यू को डेटा बस पर भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र है? तो कंट्रोल यूनिट ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, नाड़ी सिस्टम, नाड़ी तंत्र या नर्व सिस्टम। तो ये कंट्रोल यूनिट का मतलब नाड़ी तंत्र है। यह सीपीयू का मुख्य भाग है। इसके कार्य क्या है तो हम लोग ऊपर देख चुके हैं, लेकिन अभी और देख लेते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस या अन्य हार्डवेयर का नियंत्रित करना सही है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्यों को नियंत्रित करना, ये भी सही है। मुख्य मेमोरी और डाटा कार्य तथा उन्हें तत्कालिक रूप से स्टोर करना, ये भी कार्य इसका है। अगला है निर्देशों को पढ़ना और उन्हें क्रियान्वित करने के आदेश देना, ये सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन निर्देश चक्र के पालन में शामिल है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये मेमोरी हो जाएगा। फेज, इनडायरेक्ट और एग्जीक्यूट निर्देश चक्र में शामिल है, जबकि मेमोरी निर्देश चक्र में शामिल नहीं है। यह एक स्टोरेज डिवाइस है। ठीक दोस्तों, अब देखिए इसी में कंप्यूटर का आ गया इतिहास, यानी कंप्यूटर के बारे में कि कौन कौन सी चीज़ें कब गणना हुई, कब क्या हुआ, तो देखते हैं हम आगे। देखिए यहाँ लिखा है कि संसार का पहला गणन यंत्र कौन सा है? तो मैंने ये कई बार बताया कि अबेकस है। कौन सा है? अबेकस है। आप स्कूल में देखे होंगे कि इस तरह का एक मतलब मिलता, छोटे वाले बच्चों के इस मतलब उसमें पढ़ेंगे, नर्सरी में जाएंगे तो वहाँ इसमें गोल गोल लगा रहता था। ये चाइना ने आविष्कार किया था, सबसे पहले चीन में आविष्कार हुआ था। तो ये गणना कर रहा था पहली बार ये। अबेकस संसार का पहला गणन या कैलकुलेटिव यंत्र है। इसका प्रयोग आंकिक गणना के लिए किया जाता है। इसका आविष्कार चीन में हुआ। क्या हुआ? चीन में। अगला क्वेश्चन है कि
परिकलक या कैलकुलेटर की उत्पत्ति से हुई है तो किसके अबेकस से हुई है, किससे, अबेकस से। कैलकुलेटर की उत्पत्ति अबेकस से हुई है। अबेकस एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसका उपयोग गणित संबंधी गणना करने के लिए किया जाता है। नर्सरी में आप किसी भी स्कूल में जाएंगे, नर्सरी में ज़रूर होगा, मिलेगा आपको, नर्सरी केजी 1 2 तक मिल जाएगा, ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से किस भाषा में कंप्यूटर शब्द व्युत्पन्न होती है, तो कंप्यूटर शब्द लैटिन शब्द से बना है, ठीक। लैटिन शब्द के कंप्यूट से व्युत्पन्न हुए हैं जिसका अर्थ होता है गणना करना या कुछ जोड़ना होता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो इस आविष्कार किए एलन ट्यूरिंग ने। किसने किया, ट्यूरिंग ने किया। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार एलन एम ट्यूरिंग ने किया था, जबकि मार्कोनी ने रेडियो का, ठीक, आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का और बर्लिनर ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया। देखिए, ग्राहम बेल, बेल बजेगी, टेलीफोन आएगा तो बेल बजेगी, और जैसे रेडियो बिगड़ जाएगा तो हम कोनी से मार मार के, मार कोनी यानी मार मार कोनी से रेडियो सही कर देंगे, तो मार कोनी हो गया रेडियो, बेल से हो गया टेलीफोन, यानी टेलीफोन में बेल बजती है, ठीक। तो 2 याद हुए। अब देखिए, ट्यूरिंग, ट्यूरिंग का मतलब नहीं लग रहा है कि कोई ट्यून सा शब्द होगा, कोई ट्यून बज रही है, तो ट्यून बजेगी तो इलेक्ट्रॉनिक होगा कुछ, तभी बजेगी, तो ट्यूरिंग यानी ट्यून, तो ट्यूरिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से संबंधित हो जाएगा या आविष्कार। देखो, थोड़ा सा रिलेट किया तो हमें इतना पता है, और कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है C1, स्टैंडर्ड ईस्टर्न और ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। पहली पीढ़ी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसे USA नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड NBS द्वारा 1950 में बनाया गया। शुरू में इसे राष्ट्रीय मानक ब्यूरो अंतरिम कंप्यूटर कहा गया, क्योंकि यह क्या करता था, तो देखते हैं, क्योंकि यह एक छोटे पैमाने का कंप्यूटर था जिसे जल्दी में बनाया गया था और संचालन में लगाया गया था। अगला, वैक्यूम ट्यूब या ट्रांजिस्टर से स्थानांतरित किए गए थे, तो कौन, तो दूसरी पीढ़ी द्वारा कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या दिया हो, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है, तो एनालिटिकल इंजन है। कौन सा है, एनालिटिकल इंजन या विश्लेषणात्मक। एनालिटिकल मतलब होता है विश्लेषण करना किसी चीज़ का, ठीक, को पहला कंप्यूटर माना जाता है। ये 19वीं सदी में ब्रिटिश आविष्कारक चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया था। इसके डिजाइन में एक LU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक, और बुनियादी प्रोग्रामेटिंग प्रवाह नियंत्रण का प्रयोग किया गया है। इसे पंच कार्डों का उपयोग करके प्रोग्राम किया गया है। पहला कंप्यूटर बनाया गया था तो चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था। पहला कंप्यूटर बनाने का श्रेय चार्ल्स बेबेज को दिया जाता है। कंप्यूटर के विकास की दिशा में प्रथम प्रयास 19वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज द्वारा सूचनाओं के प्रसंस्करण के उद्देश्य से एक यंत्र के निर्माण के रूप में किया गया है। यह अत्यंत साधारण प्रकार का यंत्र था जिसके मुख्यतः 3 भाग, संग्राहक, चक्री और नियंत्रक थे। बेबेज का यह यंत्र कंप्यूटर तो नहीं था, पर उसने कंप्यूटर निर्माण की दिशा में नए मार्ग प्रशस्त कर दिए। अगला है, दुनिया का पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है, तो ENIAC है। क्या है, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए दोस्तों, फुल फॉर्म पूछ सकता है। यह लिखा, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इसका आविष्कार पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में, मतलब प्रोफेसर एकर्ट और जॉन मिचली ने 1945 में किया। यह अमेरिका सेना द्वारा डिजाइन किया गया था। इसका प्रयोग हाइड्रोजन बम का गणना करने के लिए किया गया था, हाइड्रोजन बम की गणना के लिए 1945। अगला दिया है, प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का पूर्ण रूप क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है, ठीक। देखिए, ए का यहाँ एंड होता है, ठीक, याद रखिएगा, नहीं ऑटोमेटिक, एनालिटिकल ये सब न लगाइएगा। अगला दिया है, प्रथम समान प्रयोजनार्थक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ठीक। अब देखिए, यहाँ ENIAC की फुल फॉर्म आप लोग देख ही चुके हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था, तो कौन बनाया था, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया USA द्वारा बनाया गया था, ठीक। ये हम लोग ऊपर देख भी चुके हैं, 1945 में एकर्ट और मुचली ने बनाया था, याद रखिएगा 1950। ये मतलब हाइड्रोजन बम द्वारा ऊपर सब लिखा था ये। अगला, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या था, तो क्या था, तो बल्ब था। क्या था, बल्ब था। अगला क्वेश्चन है, ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ENIAC पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर था
जिससे 17,468 वाल्व लगे थे। यह अंकों का भंडार करने के लिए 10 स्थित रिंग घड़क 10 पोजीशन रिंग काउंटर्स का प्रयोग करता था। प्रत्येक अंक 36 निर्वात ट्यूबों का इस्तेमाल करता था, जिसमें 10 दोहरे ट्रायोड होते थे। ठीक दोस्तों, अगला है कि 1642 में परिकलन यंत्र की शुरुआत की गई थी, तो किसने किया था? तो ब्लेज पास्कल ने किया था। पास्कलन, जो ये पास्कलन है ना, पास्कलन, ये लिखा, सॉरी, पास्कलाइन जो है, पास्कलाइन जो है, जिसे अंकगणितीय मशीन भी कहा जाता है, पहली कैलकुलेट या जोड़ने वाली मशीन थी। याद रखिए पास्कलाइन। पास्कलाइन, पास्कल आप सुने होंगे, उसी से बना है पास्कलाइन। देखिए यहाँ है कि को 1642 से और 1664 के बीच फ्रांसीसी गणितज्ञ दार्शनिक ब्लेज पास्कल द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है, जर्मन होलेरिथ ने अपने, सॉरी जर्मन नहीं, हरमन है, हरमन होलेरिथ ने अपने ट्यूबुलेटिंग सिस्टम को पूर्णतः प्राप्त किया और यह मशीन विकसित की। तो सेंस ट्यूबुलेटर, कौन सी? सेंस ट्यूबुलेटर। अमेरिकन वैज्ञानिक हरमन होलेरिथ द्वारा विकसित मशीन है। यह मशीन अमेरिका में जनगणना में सहयोग के लिए 1880 में बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कि अरिथमोमीटर का द्वारा प्रयोग आविष्कार किया गया, तो किसके द्वारा किया गया? जेवियर थॉमस, चार्ल्स जेवियर थॉमस द्वारा 1820 में किया गया, सॉरी। यह प्रथम डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था। ठीक। अगला क्वेश्चन, ऐसी कंप्यूटर प्रणाली जो बिना किसी मतविभेद के निर्देश और डेटा एक ही स्मृति मेमोरी या इकाई से संग्रहित करती है, संरचना पर आधारित होती है, तो यह क्या होती है? वान न्यूमैन। वान न्यूमैन आर्किटेक्चर का अर्थ है किसी भी संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर से जिसमें एक इंस्ट्रक्शन और एक डेटा ऑपरेशन एक ही समय में नहीं हो सकता, क्योंकि वे एक कॉमन बस अपना स्थान शेयर करते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम ऊपर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन है? तो यूनिवाक है। कौन सा है? यूनिवाक। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इनवॉक कहलाता है। वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर है। 1954 में जनरल पावर कॉरपोरेशन द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के संबंध में ABC का पूर्ण रूप क्या है? इसका है एटाना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। ठीक, एटाना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर है। प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को एटाना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर या ABC कहा जाता है। फुल फॉर्म याद रखिएगा दोस्तों, ABC क्या है। यह भौतिकी के प्रोफेसर जॉन विसेंट एटनासॉफ और स्नातक छात्र बेरी द्वारा 1942 में आयो स्टेट कॉलेज में बनाया गया था, जिसे अब आयो स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा दी जिसमें कार्यक्रम संसाधित किए जाने वाले डाटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है? यह है न्यूमैन। जॉन वान न्यूमैन ने संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा को प्रस्तुत किया जिसमें कार्यक्रम और संसाधित किया जाने वाला डेटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया था भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 1952 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में एनालॉग कंप्यूटर की स्थापना हुई। कौन सा कंप्यूटर था? एनालॉग कंप्यूटर था। इसी समय भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में भी एक एनालॉग कंप्यूटर स्थापित हुआ था। वास्तव में कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई 1955 में होती है, जब भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर HEC2M स्थापित किया गया था। अगला, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? एनियाक था। कौन था? एनियाक। एनियाक जो था ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनियाक है, जिसका पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। जॉन मैचली और प्रेस्पर एकर्ट द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया पहला प्रोग्राम योग्य सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है, समेकित परिपथ इंटीग्रेटेड चिप्स किस किस पीढ़ी से संबंधित है? तो ये हमारी जो है कौन सी पीढ़ी है? तीसरी पीढ़ी है। कौन सी है? तीसरी पीढ़ी है। देख लीजिए। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, ये रट लीजिएगा अभी जो मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ है, इंटीग्रेटेड तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग किया जाता है जिसमें सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे ट्रांजिस्टर, प्रतिरोध, ये छोटे चिप होते हैं। देखिए ये 1 नंबर देकर जाएगा हमारा। देखिए पहली पीढ़ी में क्या था? निर्वात वैक्यूम था। दूसरी में ट्रांजिस्टर लगे थे। तीसरी में IC चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होता है। चौथी में वेरी लार्ज
स्मॉल सॉरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ये हम लोग कल पढ़े हैं इसकी फुल फॉर्म भी, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए 1965 से 75 का युग था, तो कौन सा पीढ़ी था? तो ये द्वितीय पीढ़ी नहीं थी, तृतीय पीढ़ी थी। कौन सी थी? तृतीय पीढ़ी थी। तृतीय पीढ़ी 1965 से 75 में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग किया जाने लगा। आईसी अर्थात एकीकृत सर्किट का आविष्कार टेक्सॉक इंस्ट्रूमेंट कंपनी ने अभियंता किल्वी ने किया था। देखिए आईसी चिप का आविष्कार किसने किया? जैक किल्वी ने किया। याद रखिए, पूछ लेता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में ICL 2903, ICL 19, ठीक 1900, यूनिवाक मतलब 1108 या मतलब कह सकते हैं 1108, सिस्टम 1360 प्रमुख थे। ये कंप्यूटर भाषा एवं प्रथम द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों की अपेक्षा आकार एवं वजन में हल्के और अधिक विश्वसनीय थे। अगला, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो पहली। कौन सी? पहली हो जाएगा। पहली पीढ़ी के लिए किया जाता है जिसमें निर्वात का प्रयोग किया गया। अगला, किस शहर में भारत का पहला डाकघर ATM खोला गया था? तो चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई में। भारत का पहला डाकघर ATM 2004 के को 2014 को टी नगर चेन्नई में खोला गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस जिसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया। अब देखिए ये कहा है जर्मन गूढ़ लेख को पढ़ने के लिए किया गया था, उसे कहा जाता है कोलेसेस। क्या कहा जाता है? कोलेसेस। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन गूढ़ लेख को पढ़ने के लिए कोलेसेस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल डिवाइस का उपयोग किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश वैज्ञानिक डॉक्टर एलन ट्यूरिंग ने कोलेसेस नामक कंप्यूटर अपने देश की फौज के लिए डिजाइन किया था ताकि जर्मन के गुप्त संदेशों को समझा जा सके। इस कंप्यूटर के अस्तित्व को 1970 के दशक में एक तक छिपाकर रखा गया था। अगला, एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन है? तो स्टीव जॉब है। कौन है? एप्पल के कौन है? स्टीव जॉब है। ठीक, संस्थापक पूछा लेकिन यहाँ सह संस्थापक है, वही होना चाहिए। देख लेते हैं स्टीव जॉब। हाँ सही है। देखिए यहाँ है कि स्टीव जॉब जो है एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक हैं। वो पहले एक अमेरिकी बिजनेस टाइकून और आविष्कारक थे। वह एप्पल इंक के सह संस्थापक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। अगस्त 2011 में उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ स्टेफन वोजनियाक व रोनाल्ड वेन ने मिलकर 1 अप्रैल 1976 में एप्पल की स्थापना में योगदान दिया था। सन 1911 में ही उनकी मृत्यु हो गई। बिल गेट्स और पॉल एलन माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। चार्ल्स फ्लिंट कंप्यूटर टेबलिंग रिकॉर्डिंग कंपनी IBM के संस्थापक हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है? तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर नहीं है? देखिए एटलस पहला सुपर कंप्यूटर है। पहला बिजनेस कंप्यूटर कौन है? LU है। एनियाक कौन है? पहला डिजिटल कंप्यूटर है। और पहला मिनी कंप्यूटर लिंक है। ये इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको याद रहना चाहिए। ठीक, क्योंकि इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। यहाँ है कि सभी प्रकार के प्रारंभिक कंप्यूटर आयोग द्वारा इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया था। अगला है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस तकनीकी का प्रयोग किया गया है? एकीकृत परखत इंटीग्रेटेड चिप। तीसरी पीढ़ी में अभी हम लोग देखे ना, ये पूछ लिया, घुमा के पूछा। वहाँ पूछा था कि एकीकृत परखत में किस पीढ़ी मतलब कौन सी पीढ़ी थी? तो तृतीय। यहाँ पूछा तृतीय पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग किया गया। जेम्स किल्वी ने बनाया था। जैक किल्वी ने 1964 में मानी जाती है पीढ़ी। 1965-75 ये जो है 58 में बनाए थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1950 में कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है। तो पहली पीढ़ी जो है 1950 से 42 से 55 तक माना जाता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटरनल मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन, वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की पीढ़ी, तो पहली पीढ़ी, अब ज़्यादा डिस्कस करने की ये ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं। यहाँ देखिए ये क्या है, इसकी विशेषता निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग, पंचकार्ड प्रयोग, बड़ा आकार इस पीढ़ी के कंप्यूटर के अन्य विशेषता थी। अगला दिया एनियाक, यूनियाक तथा IBM मार्क 1 इसके उदाहरण हैं। उदाहरण याद रखिए। अगला है कंप्यूटर के किस पीढ़ी में इसकी परिपथ के लिए वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया? तो पहली पीढ़ी थी। भाई ये चीज़ हम कई बार अब देख चुके हैं, ज़्यादा नहीं देखेंगे। चौथी पीढ़ी में वेरी लार्ज स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड यही होना चाहिए, तो आप देख लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो है यहाँ लिखा एनियाक पहला स्वचालित सामान्य
प्रयोजन वाला डिजिटल कंप्यूटर है। ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? तो हम लोग ऊपर देखे थे ENIAC का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड, मैंने कहा था बीच में होगा एंड कैलकुलेटर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहला प्रोग्रामेबल सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। यह ट्यूरिंग पूर्ण था और एक बड़े वर्ग के संख्यात्मक समस्याओं का समाधान प्रोग्रामिंग के माध्यम से हल करने में सक्षम था। ENIAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अगला, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में का प्रयोग किया जाता है तो किसका? निर्वात नलिका या वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता है पहली पीढ़ी में। अब हम ये ज़्यादा नहीं देखेंगे। ठीक, यहाँ देख लीजिए, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग पंचकार्ड पर आधारित संग्रहण चुंबकीय ड्रम। अगला दिया, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बने होते थे तो निर्यात मतलब नलिकाएं या वैक्यूम से बने होते थे। बिल्कुल है, अब ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं तो ज़्यादा हम उसमें नहीं जाएंगे। यहाँ दिया है कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है, इसका प्रयोग आमतौर पर द्विधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। तो ये क्या होगा? एनालॉग होगा या सॉरी दोस्तों, ये क्या होगा? देखिए, यहाँ ये डिजिटल कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है। इसका प्रयोग व्यापार, बैंकिंग, शिक्षा, मनोरंजन आदि के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग आमतौर पर बाइनरी सिस्टम का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। ठीक दोस्त, अगला है कंप्यूटर जनरेशन 1 से 5 का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए, पहले वैक्यूम लगा था। पहले क्या था? वैक्यूम था। तो वैक्यूम पहला ऑप्शन कहाँ है? वैक्यूम हमें पहले पीढ़ी में क्या था? वैक्यूम। तो ट्रांजिस्टर तो कट गया, अब बचा ये और ये। तीसरी में मैंने पढ़ा था कि इंटीग्रेटेड सर्किट थी, तो तीसरी में इंटीग्रेटेड सर्किट यहाँ भी है, यहाँ भी है, और दूसरी में ट्रांजिस्टर सेम है। उसके बाद देखिए वेरी लार्ज, तो वेरी लार्ज से पहले क्या आएगा? वेरी लार्ज, फिर यू लार्ज, वेरी लार्ज, फिर ULSV। ठीक, ISI आएगा, पहले वेरी आएगा फिर अल्ट्रा आएगा। तो वेरी और अल्ट्रा की बात है, यहाँ देखिए अल्ट्रा पहले दे दिया है तो वेरी पहले होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक दोस्त, देखिए हम जो पढ़े वही है, कोई मतलब अलग से नहीं दिया क्वेश्चन, बस थोड़ा सा मतलब चेंज कर दिया। देखिए वैक्यूम ट्रांजिस्टर एकीकृत, देखिए हमें ये पता है तीसरे में है, ये है पहले में, ये चौथे में है वेरी और ये पाँचवें में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी किस पर आधारित थी? अब बताइए, इस तरह के क्वेश्चन क्या इसमें डिस्कस करें, 1000 बार पूछा किस पीढ़ी में हुए। अब बताइए, इस तरह के क्वेश्चन अगर आप नहीं याद करेंगे तो एग्जाम में अपना लॉस करेंगे। कितनी बार हो? 10 बार से ज़्यादा हो गया क्वेश्चन पूछे, समझ में नहीं? तो ये चीज़ याद करना पड़ेगा। अगला दिया है ENIAC और EDIAC आदि पीढ़ी के कंप्यूटरों के उदाहरण हैं। तो ये प्रथम कंप्यूटर के उदाहरण हैं। हम लोग अभी ऊपर देखे कि जो EDIAC है, ENIAC है, ये दोनों प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर हैं। ठीक, आविष्कारक हैं। देखिए यहाँ थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, साफ आगे दिखाई देगा दोस्तों, कभी कभी नहीं दिखाई देता, वो बुक की वजह से होता है। ठीक, यहाँ देखिए JW मोचली और एकार्ट द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पुर्जों रहित कंप्यूटर क्या है? ENIAC है। क्या है? ENIAC है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसकी फुल फॉर्म याद हो। यह दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यांत्रिक पुर्जों रहित कंप्यूटर का नाम ENIAC था। यहाँ लिखा ENIAC को संयुक्त राज्य अमेरिका के बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला एवं तोपखाने की फायरिंग तालिकाओं की गणना करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इसका पहला प्रयोग हाइड्रोजन बम संबंधी गणना के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी पर आधारित थी। तो दूसरी पीढ़ी जो थी प्रथनको थी। क्या थी? प्रथनको। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए अब इसकी इंग्लिश नहीं दी है इसलिए थोड़ा दिक्कत है। अब देखिए निर्वात वाला तो पहला हो जाएगा, एकीकृत वाला तीसरा हो जाएगा। ठीक, और ये वेरी लार्ज वाला चौथा हो जाएगा, पांचवा हो जाए ULSI हो जाएगा पांचवा। तो बचा कौन? तो यही बचा ऑप्शन, तो प्रथनको हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ये ट्रांजिस्टर होता है, सॉरी इसका इंग्लिश क्या है? ट्रांजिस्टर है। अब समझ में आ गया। देखिए ये ट्रांजिस्टर होगा। ठीक है, देखिए हिंदी थोड़ा कठिन है लेकिन आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो आराम से कर ले जाएंगे। देखिए यहाँ लिखा दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। यह सस्ता और बिजली की कम खपत करता है तथा वैक्यूम ट्यूबों की तुलना में अधिक विश्वसनीय और तेज था। अगला, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ? तो द्वितीय पीढ़ी। देखिए क्वेश्चन वही सब घूम घूम के आ रहे हैं, बस हमें ध्यान देना है। ठीक, यहाँ लिखा है कि ट्रांजिस्टर एक स्विच डिवाइस है जो अर्धचालक पदार्थ जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना होता है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या होता है? तो ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ये 1956 से इसकी शुरुआत होती है। अगला दिया, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दूसरी पीढ़ी या सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में किया जाता है? तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ लिखा प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में
ट्रांजिस्टर, तीसरे में इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है, चौथी पीढ़ी में VLSI माइक्रो प्रोसेसर और पाँचवीं पीढ़ी में ULSI माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया है। अब देखिए ये दोस्तों बताने की क्या ज़रूरत है, इतनी बार पूछा गया है। यहाँ लिखा है एक इंटीग्रेटेड सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण फायदा क्या है। देखिए इसमें क्या होता है, उच्च विश्वसनीयता होती है, सर्किट के विफल होने में सरलता से बदलना। देखिए मुझे तो लगता है ऊर्जा की कम खपत या अत्यंत उच्च विश्वसनीयता होना चाहिए, या खपत कम होगी। देख लेते हैं ऊपर क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए उच्च विश्वसनीयता, ठीक, ये जो ज़्यादा सही है। यहाँ लिखा इंटीग्रेटेड सर्किट पर संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक परिपथ आधारित होता है, जिसमें सक्रिय और निष्क्रिय घटकों को एक ही सिलिकॉन क्रिस्टल के चिप पर बनाया जाता है। आईसी में सभी घटक एक साथ बनाए जाते हैं और इसमें सोल्डरिंग जोड़ नहीं होते हैं, यानी जॉइंट्स नहीं होते हैं, अतः उच्च विश्वसनीयता होती है। आईसी का आविष्कार जीएस किल्वी ने किया था। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम में प्रयुक्त किए गए थे तो कौन, तो ये तृतीय पीढ़ी के थे, किल्वी ने किया था। मैंने बता ये भाई कितनी बार पूछा गया, इसमें क्या डिटेल बताएं। यह लिखा आधुनिक कंप्यूटरों का लघुकरण संभव हो सकता है किससे, समकलित परिपथ चिप से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से। ठीक, अब देखिए पढ़ते हैं। आधुनिक कंप्यूटरों का लघुकरण संभव हो सकता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर लाखों उपकरण जैसे ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक, संधारित्र आदि लगाया जा सकता है। तीसरी पीढ़ी से पूर्व के कंप्यूटरों में इंटीग्रेटेड सर्किट के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है, जिस कारण इसका आकार बड़ा होता था जबकि इसकी कार्य क्षमता कम होती थी। यहाँ लिखा IBM 360 या IBM 370 कंप्यूटर से संबंधित है, तो तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। कौन सा है, तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की अपेक्षा बहुत अधिक गति से कार्य करते हैं। IBM 360, IBM 370, ICL 1900, ICL 2900 तीसरी पीढ़ी के है ना। IC के वर्गीकरण का अर्थ क्या, ये क्या है, ट्रांजिस्टरों की संख्या। ठीक, आप देखिए यहाँ पे SSI का मतलब है कि 100 से कम ट्रांजिस्टर हैं। MSI का मतलब है कि 100 से, देखिए माइक्रो होगा, ठीक, कम से 1000 है। फिर लार्ज स्केल में है इंटीग्रेटेड, तो ये 100 से मतलब 1000 से 1 लाख होगा, 1 लाख से अधिक होगा वेरी वाले, और 1 मिलियन से अधिक होगा अल्ट्रा वाले। ठीक, अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक में IC इंटीग्रेटेड सर्किट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए यहाँ ये सारी चीज़ें आप जानते हैं ना, ऊपर देख चुके हैं। अगला है कंप्यूटर के लिए आवश्यक IC चिप समानता बने होते हैं तो सिलिकॉन की, किसकी, सिलिकॉन की बनी होती है। देखिए एक बार पढ़ दे रहे हैं, फिर से रिकॉल हो जाएगा, आपका रिवीजन दोस्त हो जाएगा, इसी तरह तो होगा। यहाँ लिखा संगणकों के IC चिप प्रायः सिलिकॉन के बने होते हैं। ध्यातव्य है कि चिप सिलिकॉन की एक पतली चिप थी जिस पर विशेष प्रक्रिया से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाए जाते हैं। यह वस्तुतः अर्धचालक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट खुदा होता है। सिलिकॉन जैसी किसी अर्धचालक चिप पर बना संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एकीकृत सर्किट इंटीग्रेटेड सर्किट कहलाता है। इसका उपयोग कंप्यूटरों, रेडियो, टेलीविज़न तथा अन्य आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी या संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है। यह समेकित परिपथ है। क्या है, समेकित परिपथ तीसरी पीढ़ी के संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है। यह एक सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। 1958 में इसके आविष्कार के बाद कंप्यूटरों में यह ट्रांजिस्टर के स्थान पर प्रयुक्त होने लगा, जिसके कारण ही आधुनिक कंप्यूटरों में लघु रूपकरण संभव हो सका। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन क्या है, तो सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर है। अगला है कि IC क्या है, तो देखिए ये क्या है, मोनोलिथिक है। ICS क्या है, मोनोलिथिक होता है, जिसे माइक्रोचिप के नाम से भी जाना जाता है। IC चिप सिलिकॉन अर्धचालक के पतले समतल टुकड़े या परिपथ के समूह से बनाया जाता है। अगला है कि कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, वह कहलाता है, तो चिप कहलाता है। क्या, चिप कहलाता है। ठीक, चिप IC, कंप्यूटर चिप IC सर्किट से बना होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए हम आज 100 क्वेश्चन कहे थे ना, अब 100 पहुंचने वाले हैं। देख लीजिए, कल 70 कराए थे, आज जो है आप 100 हो गए हमारे। लेकिन अभी देख लेते हैं थोड़े, क्योंकि कंप्लीट हो जाए ना तो ज़्यादा बेटर है। ये मतलब हम सोच रहे हैं जो कंप्यूटर का इतिहास है ये कंप्लीट हो जाए। 110 वर्ष हो जाएंगे, बहुत है, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, कितना टाइम हुआ देख लेते हैं। 1 सेकेंड, अभी ज़्यादा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 5-6 मिनट में हो जाएगा। यहाँ लिखा एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। समझा ना दोस्त, तो इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बनाने में निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक तत्व
एवं एक टेट्रावैलेंट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है तो सिलिकॉन का होता है। किसका होता है? सिलिकॉन का होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगी। ये धातु याद रखिए कि उपधातु टेट्रावैलेंट, ठीक, ये क्या है? हमारी उपधातु है। आगे बढ़ते अगला है किस कंप्यूटर जनरेशन में आईसी चिप को वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट में बदलता है? तो ये हम जानते हैं चौथी में हो जाएगा। अल्ट्रा लार्ज वाला किस में होगा? तो पाँचवीं में हो जाएगा, तो यहाँ फोर्थ हो जाएगा। ठीक दोस्त, देखिए ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं, आप फुल फॉर्म याद रखिएगा बस। क्या चीज़ याद रखना? फुल फॉर्म। देखिए 184 क्वेश्चन टोटल है, उसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ लिखा पीढ़ी के कंप्यूटर प्रोसेसर तकनीकी का प्रयोग किया गया, तो चौथी में किया गया। किसमें? चौथी में। इंटीग्रेटेड सर्किट की जगह वीएलसी या यूएलसी का प्रारंभ होता है। इस चिप में लगभग लाखों चीज़ों को संग्रहित किया जा सकता है। वीएलएसआई के तकनीकी उपयोग से माइक्रो प्रोसेसर निर्माण होने लगा, जिससे कंप्यूटर का आकार कम हो गया और क्षमता बढ़ गई। देखो छोटे छोटे मोबाइल भी तो हमारे कंप्यूटर जैसे काम करते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है? तो ये है एसक्यूएल। इसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है जो रिलेशन डेटाबेस को मैनेज करने जैसे डेटा को स्टोर करने, मैनिपुलेट व स्ट्रीब आदि में उपयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, बी हो गया, देख लीजिए। 4004 इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया। यह प्रोसेसर आविष्कार 1959 में हुआ था, जो एक 4 बिट प्रोसेसर और 2300 ट्रांजिस्टर से मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस किस पीढ़ी से है? तो ये दूसरी पीढ़ी से है। ठीक, ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी से है। यह एक अर्धचालक युक्ति और इसे इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में प्रयोग किया जाता है। द्वितीय पीढ़ी 56 से 64 तक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर की गति को किस रूप में जाना जाता है? तो घड़ी की गति के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर जिस गति से निर्देशों को निष्पादित करता है उसे घड़ी की गति कहा जाता है। क्लॉक स्पीड माइक्रोहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है एकीकृत परिपथ के संबंध में यूएलएस का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका पूर्ण रूप है। अब देखिए इसका प्रयोग किस में करते हैं? इसका उपयोग पर्सनल कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर में, ग्राफिक कार्ड में, सेलफोन और के चिप में के रूप में, ऑटोमोबाइल में, एम्बेडेड प्रोसेसर आदि में होता है। अगला क्वेश्चन चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो आईसी चिप का प्रयोग किया जाता है। ठीक, किसका? आईसी चिप का। बस इतना याद रखिए दोस्त। अगला दिया है विकल्पों में से उनकी डेटा संसाधन या प्रोसेसिंग क्षमताओं के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो क्या? देखिए माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये जो है हमारा अवरोही क्रम है। सॉरी दोस्तों, ये हमारा क्या है? अवरोही क्रम है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए पढ़ते हैं एक बार। डेटा प्रोसेसिंग के आधार पर आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब जानते हो? बढ़ते हुए क्रम। तो पहले माइक्रो यानी सबसे छोटा, फिर मिनी, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर आएगा। माइक्रो कंप्यूटर में उपयोग होने वाला माइक्रो प्रोसेसर मिनी कंप्यूटर में उपयोग होने वाले प्रोसेसर की तुलना में कम शक्तिशाली होता है। माइक्रो भाई कम होगा, मिनी ज़्यादा होगा। मिनी कंप्यूटर माइक्रो से अधिक, मेन फ्रेम से कम होता है। ये तो मतलब एक सिस्टम लॉजिक की बात है। यहाँ लिखा मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी से अधिक, सुपर से कम होता है। ठीक, मतलब मिनी मतलब पहले आता है माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, फिर सुपर कंप्यूटर। तो इस तरह ये चलता है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, शब्दों में ही सब छिपा हुआ है। 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, देख लेते हैं हम, उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आज। यहाँ लिखा है कि वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग परिपथ करने वाले कंप्यूटर, ये चौथी पीढ़ी में आता है दोस्तों। वीएलएसआई आप जानते भी हैं, तो इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि डेटा प्रसंस्करण क्षमता, डेटा प्रोसेसिंग पावर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग अलग कंप्यूटर पीढ़ियों का सही क्रम है? तो देखिए पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। डेटा सबसे ज़्यादा मतलब संग्रहित करेगा चौथा, समझ में नहीं? प्रोसेस कौन करेगा? चौथी पीढ़ी, यानी जो लेटेस्ट आ रहा है वही करेगा। जिसमें डेटा प्रोसेसिंग के लिए वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अगला वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की पीढ़ियों का उत्पादन हुआ, तो 5 पीढ़ी आ गई 1990 से अब तक। अगला दिया उन्नत तकनीकी जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं? तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर है। ठीक दोस्तों,
तो देखिए हम यहाँ तक जो है एआई वाला जो है 5वीं पीढ़ी का है, हम यहाँ तक देख चुके हैं। अब कल से देखेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण। दोस्तों आप लोग सहयोग करते रहिए और आप यहाँ तक देखें वीडियो, इसके लिए दिल से धन्यवाद। बाकी हम देखिए मैं मेहनत अपनी तरफ से पूरी करता हूँ। मेरा पेपर लगा है 18 को, लेकिन मैं अपना नहीं पढ़ पा रहा हूँ 2-3 दिन से। मैं इसी में मतलब लगा हुआ हूँ, कोशिश करता हूँ कि मतलब हो जाए पहले तो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वो सारी चीज़ें होती रहेंगी, मेरे पास तो चांस आते रहते हैं। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी करिए, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट का पेपर एक बार होगा, उसके बाद कब होगा पता नहीं। तो एक बार होगा तो एक ही बार में ले लीजिएगा, ठीक। तो मेहनत मैं करूँगा अपनी तरफ से, आप लोग भी करिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। अब मिलते हैं यूपी स्पेशल शाम को 6 बजे, 6:15 पे मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।